नमस्ते, गुड मॉर्निंग। हम सब अपने पेरेंट्स, अपने टीचर्स, अपने मास्टर के आशीर्वाद से आज की जर्नी को स्टार्ट करते हैं। कल हम लास्ट वीडियो में हमने एफोरिज्म नंबर 284 फिफ्थ एडिशन से समझा, जिसमें हमने डिमिन्यूशन ऑफ डोज करने से क्या फायदा होता है, एडवांटेज क्या है, उसके बारे में हमने समझा। नाउ एफोरिज्म नंबर 284 सिक्स्थ एडिशन। Besides the tongue, mouth, and stomach, which are most commonly affected by the administration of medicine, the nose and respiratory organs are receptive of the action of medicines in fluid form by means of olfaction and inhalation through the mouth. तो दो चीज, एक एक तो हम कॉमनली जो एडमिनिस्टर करते हैं वो है डायरेक्ट टंग के नीचे दवाई को रख के, या फिर माउथ या स्टमक से जनरली कोई भी मेडिसिन एडमिनिस्टर करते हैं। लेकिन उससे भी और ज्यादा रिसेप्टिव एक्शन होती है दवाइयों की, वो है नोज एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स से। बट द वॉल remaining skin of the body clothed with epidermis is adapted to the action of medicinal solutions, especially if the inunction is connected with simultaneous internal administration। तो ये जो होम्योपैथी की दवाई है वो माउथ से हम दे सकते हैं इंजेक्शन, यानी कि फिर नोज एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन से हम दवाई को पहुंचा सकते हैं, दैट इज ऑल्फैक्शन और इनहेलेशन। देन उससे भी और ज्यादा बेहतर तरीके से जब इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जब हम स्किन पर उसको अप्लाई करते हैं एपिडर्मिस पे, तो उसकी एक्शन काफी एडेप्टेबल हो जाती है। तो ये तीन तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन करने की मीडियम है दवाई को पहुंचाने के लिए, वाइटल फोर्स। Footnote है, the power of medicines acting upon the infant through the milk of the mother or wet nurse is wonderfully helpful। इन्फंट को जब हमें दवाई देनी है, यानी कि इन्फंट इवन फीटस को भी दवाई देनी है, इन्फंट यानी 6 महीने तक, तो 6 महीने तक बच्चों को दवाई देनी हो तो बच्चों को नहीं देना है, मदर को देना। उसके मिल्क के थ्रू वो दवाई काफी पावरफुली एक्ट कर सकती है। Every medicine in a child yields to the rightly chosen homeopathic medicines, even in moderate doses to the nursing mother, and so administered, is more easily and certainly utilized by these new world citizens than is possible in later years। बच्चों की कोई भी बीमारी उसकी राइटली चूजन मेडिसिन मॉडरेट डोजेज में अगर नर्सिंग मदर को, यानी कि जो फीडिंग करवा रही है उस मदर को हम दे, तो वो काफी बेहतर तरीके से काम करती है। और ये नए जो आजकल के नए सिटीजन है उसको इजीली और सर्टेनली इसमें यूटिलाइज्ड होगा। नए सिटीजन यानी कि ये जो बच्चे हैं उनको लेटर ईयर्स की जगह इस जो हम बाद में जो ओरल से देते हैं उससे बेहतर है कि हम मदर को दें और बच्चे सही हो जाए। तो जनरली जब भी इन्फंट की बात आए तो उसमें दवाई मदर को देनी चाहिए, बच्चों को नहीं। सिंस मोस्ट इन्फंट्स यूजुअली हैव imparted to them sora through the milk of the nurse। क्यों, इसका कारण भी है क्योंकि सभी इन्फंट्स को जो सोरा का इन्फेक्शन लगता है या फिर सोरा डेवलप हो जाता है वो थ्रू द मिल्क ऑफ द मदर से ही होता है। नर्स यहाँ पर हमारे इंडियन कल्चर में लागू नहीं होता, क्योंकि जनरली ऐसी सिचुएशंस फॉरेन कंट्रीज में होते जहाँ पर इन्फंट को रखने के लिए एक नर्स को रखते, वो अपना मिल्क पिलाती। और इंडिया में मदर ही केयर टेकर होती है, इसलिए मदर के मिल्क से ही सोरा पास डाउन होता है। इफ दे डू नॉट ऑलरेडी possess इट थ्रू हेरिडिटी फ्रॉम द मदर, अगर वो मदर से नहीं आया है तो जनरली ये केस
फॉरेन के लिए है, हमारे में सीधा सीधा आएगा कि जो भी इन्फेंट है उनको सोरा हेरिडिटी फ्रॉम द मदर आता है, तो सीधा मदर को ही दवाई देनी। They may be at the same time protected antisorically by means of the milk of the nurse rendered medicinally in this manner। इस तरीके से हम मिल्क में से जो सोरा की इंफॉर्मेशन आ रही है उससे हम डायरेक्टली हम उसको प्रोटेक्ट कर सकते। बट द केस ऑफ मदर्स इन देयर फर्स्ट प्रेगनेंसी by means of a mild antisoric treatment, especially with sulfur dynamizations prepared according to the directions in this edition, aphorism 270, is indispensable in order to destroy the sora। लेकिन जो माताएं जिनकी पहली प्रेगनेंसी चल रही है उनको एक माइल्ड एंटीसोरिक ट्रीटमेंट से हम उसकी सोरा को खत्म कर सकते हैं, यानी कि सल्फर की एडमिनिस्ट्रेशन से। जो एफोरिज्म नंबर 270 में हमने समझा कि उस डायरेक्शन से, सिक्स्थ एडिशन के उस डायरेक्शन से हमें डायनामाइज करना है और उसको देना है और वो सही हो जाएगी और वो सोरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। दैट इज अ प्रोड्यूसर ऑफ मोस्ट क्रॉनिक डिजीजेस विच इज गिवन देम हेरिडिटरी। डिस्ट्रॉय इट बोथ विद इन देमसेल्व्स एंड इन द फिटस। तो सल्फर की जगह हम यहाँ पर एंटीसोरिक रेमेडी समझेंगे, ना ही सल्फर, बट मदर की जो एंटीसोरिक आ रही वो मदर को दे देनी है ड्यूरिंग द फर्स्ट प्रेगनेंसी, ताकि बच्चा सोरा से मुक्त रह सके। डिस्ट्रॉय इट बोथ विद इन देमसेल्स एंड इन द फीटस, दोनों में ये डिस्ट्रॉय कर देता है, फीटस एज वेल एज मदर दोनों में सोरा को डिस्ट्रॉय कर देता है। देयर बाय प्रोटेक्टिंग पोस्टेरिटी इन एडवांस, इसीलिए हम आगे जो वंशज है हमारे उसको एडवांस में हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। दिस इज अ वी कैन से ये एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है होम्योपैथिक दवाइयों की। दिस इज ट्रू प्रिवेंटिव मैकेनिज्म है, दिस इज ट्रू ऑफ प्रेग्नेंट वुमन दस ट्रीटेड, ये प्रेग्नेंट वुमन के लिए सच है अगर ऐसे ट्रीट किया जाए तो। दे हैव बीन बर्थ टू चिल्ड्रन यूजुअली मोर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्गर, वो ऐसी वुमन ऐसे बच्चों को जन्म देगी जो ज्यादा हेल्दी हो, ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो, टू द एस्टोनाइजमेंट ऑफ एवरीबॉडी। और सब आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि इसका बच्चा इतना तंदुरुस्त कैसे हो सकता। जनरली आजकल देखते हैं कि सभी बच्चे बार बार बीमार होके आते हैं हमारे पास, कुछ ना कुछ दिक्कतें लेके आते हैं, जैसे कि रिकरेंट कोल्ड एंड कफ, रिकरेंट डायरिया, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन सिंस बर्थ, या फिर रिकरेंट कोई स्किन इरप्शंस आ जाते हो, रिकरेंट फीवर्स आते हो, रिकरेंट डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ते रहते हो बार बार। तो ये बच्चे हेल्दी नहीं है, इनको सोरा की इन्फेक्शन है, उसकी सोरा को ट्रीट करना चाहिए। A new confirmation of the great truth of Sora, thereby theory, great Sora theory, discovered by me। ऐसी कंफर्मेशन, ये सोरा की थियरी जो हनुमान सर ने डिस्कवर की है, उसके महान सत्य का ये कंफर्मेशन है, नया कंफर्मेशन है कि इन्फेंट या फिटस को ट्रीट करना हो तो फिर हमें मदर को दवाई देनी है। और वैसे भी कोई भी मदर हो उसकी पहली प्रेगनेंसी में हमें उसकी एंटीसोरिक देनी चाहिए ताकि उसके बच्चे स्ट्रॉन्गर एंड हेल्दी हो, क्योंकि ऐसा करने से उसकी मदर की और बच्चों की सोरा डिस्ट्रॉय हो जाती है। जनरली काफी लोग, इवन काफी होम्योपैथिक फिजिशियंस प्रेगनेंसी में इस तरीके से बिना कोई वजह दवाई देने में डरते हैं, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप सही एंगल से आप केस को देख रहे हैं, समझ रहे हैं सभी केसेस को, तो उस लेडी को भी सही एंगल से देखेंगे, तो उसमें कोई डरने की जरूरत नहीं। तो ये हर एक फिजिशियन का अपना अपना सोरा है जिससे उसको डर लग रहा है, वो डर को फेस करना चाहिए, जानना चाहिए, वो अपने आप दूर हो जाएगा। एफोरिज्म 285 फिफ्थ एडिशन, द डिमिन्यूशन ऑफ द डोज, क्योंकि फिफ्थ एडिशन में हम डिमिन्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं, डोज की डिमिन्यूशन के, तो उसकी कंटिन्यूएशन है। द डिमिन्यूशन ऑफ द डोज एसेंशियल फॉर होम्योपैथिक यूज विल आल्सो बी प्रमोटेड by diminishing its volume, so that if instead of a drop of a medicinal dilution
वी टेक बट क्वाइट अ स्मॉल पार्ट, वहां पर फुटनोट आएगी, ऑफ सच अ ड्रॉप फॉर अ डोज। तो डिमिनिशन होम्योपैथिक यूज के लिए काफी जरूरी है, एसेंशियल है, डिमिनिशन ऑफ डोज। और वो हम कैसे कर सकते हैं कि उसकी वॉल्यूम को डिमिनिश करके उसको प्रमोट किया जा सकता है, डिमिनिशन ऑफ डोज को। जैसे कि डाइल्यूशन ऑफ ड्रो, जो मेडिसिनल डाइल्यूशन है उसके एक ड्रॉप की बजाय उसमें से एक छोटा सा पार्ट हम डोज की तरह यूज करें, द ऑब्जेक्ट ऑफ डिमिनिशिंग द इफेक्ट स्टिल फर्दर विल बी वेरी इफेक्टिवली अटेन्ड। और ये डिमिनिशिंग इफेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ डिमिनिशिंग क्या है कि तो इफेक्ट है वो इफेक्चुअली अटेंड कर सके। जो असर आएगी डिमिनिशिंग करके, डोज को डिमिनिशिंग करके जो असर आएगी वो काफी बेहतरीन होगी, उसके लिए हम डोज को डिमिनिश कर रहे हैं, ये हमारा ऑब्जेक्ट है डिमिनिशिंग करने का। एंड दैट दीज विल बी द केस मे बी readily conceived फॉर दिस रीजन। और इसलिए इस केस में ऐसा होगा कि इस कारण से हम कंसीव हो जाए, हम समझ जाएंगे तुरंत ही, because thus with the smaller volume of the dose but few nerves of the living organism can be touched, whereby the power of the medicine is certainly also communicated to the whole organism, but it is a weaker power। तो सब लोग इजीली रीडीली इसको कंसीव करेंगे, इस कारण के लिए कि क्योंकि ये जो स्मॉलर वॉल्यूम है डोज का, तो वो स्मॉलर वॉल्यूम है लेकिन वो काफी कुछ नर्व्स को, लिविंग ऑर्गेनिज्म के कुछ नर्व को टच कर सकती है, और उसकी वजह से ये पावर ऑफ मेडिसिन है वो पूरी बॉडी में, पूरी ऑर्गेनिज्म में कम्युनिकेट हो जाएगी। लेकिन ये एक वीकर पावर है, लेकिन इतना वीक नहीं है कि वो नेचुरल डिजीज को ओवरकम ना कर सके। ये स्ट्रॉन्गर पावर है नेचुरल डिजीज से, लेकिन ये वीकर पावर है, इसीलिए इसकी एक्शन तुरंत ही खत्म हो जाएगी। और फिर नेचर जो हमारा वाइटल फोर्स है, नेचुरल वाइटल फोर्स, वो हेल्दी कंडीशन को इस्टेब्लिश करेगा, ये हमारा लॉ है। फुटनोट है, फॉर दिस पर्पज इट इज मोस्ट कन्वीनियंट टू एम्प्लॉय फाइन शुगर ग्लोबुल्स टू द साइज ऑफ पॉपी सीड्स। ये हम काफी टाइम से, काफी दिनों से हम समझते आ रहे हैं कि पॉपी सीड साइज की ग्लोबुल्स लेना है, और उस ग्लोबुल में जैसे 2 ड्राम लिया तो उसमें 4 या 5 ड्रॉप आप मेडिसिन का डाल सकते हो, उसको हिला के उसमें से फिर उसको बटर पेपर में ड्राई करना है, और फिर वापस उसको भर लेना है, और उसमें से एक ग्लोबुल देना है। दिस इज अ प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ होम्योपैथिक मेडिसिन। तो हम फिफ्थ एडिशन से वही बात समझ रहे हैं काफी दिनों से कि फॉर दिस पर्पज इट इज मोस्ट कन्वीनियंट टू एम्प्लॉय फाइन शुगर ग्लोबुल्स ऑफ द साइज ऑफ, किस पर्पज के लिए, डिमिनिश करने के लिए, स्मॉल पार्ट करने के लिए, जो डाइल्यूशन हमें यूज करना है उसको स्मॉल पार्ट करने के लिए हमें पॉपी सीड साइज की ग्लोबुल लेना है। और ये काफी कन्वीनियंट भी है, वन ऑफ विच इम्बाइब विद द मेडिसिन। उस वो मैंने जैसे बताया उसमें से एक ग्लोबल मेडिसिन में इम्बाइब्ड यानी कि उस मेडिसिन से भरा पड़ा हुआ है, एंड पुट इनटू द डिस्पेंसिंग व्हीकल कंस्टिट्यूट्स अ मेडिसिनल डोज। और डिस्पेंसिंग व्हीकल यानी कि जो हम उसका मेडिसिन का ढक्कन यूज कर सकते हैं, या फिर एक पेपर यूज कर सकते हैं जिसमें उसको क्रश करके उसमें शुगर ऑफ मिल्क डाल के उसमें दे सकते हैं। तो ये डिस्पेंसिंग व्हीकल हो गए, उसमें डालना है शुगर ऑफ मिल्क में, या फिर दूध से 4-5 एस सिंपल ग्लोबुल लेना है, बड़े साइज का छोटे साइज का जो आपको पसंद हो, और उसमें ये एक ग्लोबुल डाल देना है। तो ये भी एक डिस्पेंसिंग व्हीकल हुआ, constitutes a medicinal dose which contains about the 300th part of a drop। जो एक ड्रॉप का 300वां भाग हो सकता है, यानी कि काफी स्मॉल पार्ट। तो हमने जो वो 1 ड्राम या 2 ड्राम बनाई,
उसमें से वो काफी 4-5 ड्रॉप डाले, तो ये काफी, एक ही ड्रॉप का 300वां भाग हो सकता है, उसमें वो पार्ट होता है। For 300 such small globules will be adequately moistened by 1 drop of alcohol। और ये जो 300 ग्लोबुल्स है, स्मॉल ग्लोबुल्स, उसको 1 ड्रॉप ऑफ मेडिसिन यानी कि अल्कोहल से उसको मॉइस्चन करना है। द डोज इज वास्टली डिमिनिश्ड बाय लेइंग वन सच ग्लोबुल अलोन अपॉन द टंग एंड गिविंग नथिंग टू ड्रिंक। और ऐसे ऐसी डोज जिसको इस तरीके से काफी कम कर दिया है, काफी खराब तरीके से हमने कम कर दिया, यानी कि काफी ज्यादा डिमिनिश्ड कर दिया, तो उसकी एक ग्लोब्यूल हमें टंग के ऊपर रखना है और कुछ पानी पीने के लिए या कोई ड्रिंक नहीं देना है। इफ इट बी नेसेसरी, अगर जरूरत पड़े तो द इन द केस ऑफ अ वेरी सेंसिटिव पेशेंट टू एम्प्लॉय द स्मॉलेस्ट पॉसिबल डोज and to bring about the most rapid result, one single olfaction merely will suffice। काफी सेंसिटिव केसेस हो जिसमें काफी स्मॉलेस्ट पॉसिबल डोज की एम्प्लॉयमेंट करने के लिए और मोस्ट रैपिड रिजल्ट पाने के लिए हम एक सिंगल ऑल्फेक्शन भी दे सकते हैं। एफोरिज्म नंबर 288 में आगे आएगा ऑल्फेक्शन के बारे में। तो या हमें ऑल्फेक्शन दे देना है या फिर हमें सिंगल ड्राई ग्लोबुल दे देना है। ऑल्फेक्शन किस में देना है? जो काफी सेंसिटिव पेशेंट हो, जैसे कि इडियोसिंक्रेटिक पेशेंट्स, उनको आप ऑल्फेक्शन दे सकते हैं। हाइपोकॉन्ड्राइक पेशेंट्स, उनको भी ऑल्फेक्शन दे सकते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स में जहां पर काफी सेंसिटिविटी है, वहां पर आप ऑल्फेक्शन के जरिए रिजल्ट पा सकते हैं। एफोरिज्म 285 सिक्स एडिशन, इन दिस वे। अब हम सिक्स एडिशन के पार्ट को समझ रहे, तो वहां पर चल रही है कि कैसे दवाइयां देनी है, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करनी। In this way, the cure of very old disease may be furthered by the physician applying externally, rubbing it in the back, arms, extremities, the same medicine he gives internally and which showed itself curatively। In doing so, तो इस तरीके से हमें ओल्ड डिजीज को करने के लिए फिजिशियन अलग अलग तरीके से उसको इवन एक्सटर्नली भी अप्लाई कर सकता है, जैसे कि बैक में, आर्म्स में, एक्सट्रीमिटीज में। जो दवाई उसने इंटरनली दी है वही दवाई उसको एक्सटर्नली अप्लाई करवा सकता है और इससे वो क्यूरेटिवली इफेक्ट आएगी। इन डूइंग सो ही मस्ट अवॉइड पार्ट्स सब्जेक्ट टू पेन और स्पाज्म और स्किन इरप्शन। और ऐसा करने के लिए उन फिजिशियन को क्या करना चाहिए? फिजिशियन को ये अवॉइड करना ही होगा कि जिस पार्ट पे पेन है, स्पाज्म है, स्किन इरप्शन है, उस पार्ट पे एक्सटर्नल एप्लीकेशन नहीं कर सकते हैं पेशेंट। करेंगे तो फिर लोकल सिम्टम सप्रेस हो जाएंगे, यानी कि जो हमें पेन हमारे पास आ रहा है, स्पाज्म दिख रहा है, जहां पर इरप्शन दिख रहा है, वो सब गायब हो जाएगा। तो हम जज नहीं कर पाएंगे कि पेशेंट अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बाहर से अच्छा हो जाएगा, इंटरनली अच्छा हुआ कि नहीं हुआ वो नहीं पता चलेगा। तो ये एक एडवांटेज हमारे पास से चला जाता है, इसीलिए हमें एक्सटर्नली एप्लीकेशन उस पार्ट पे करना चाहिए जो हेल्दी है। फुटनोट है उसके लिए, फ्रॉम दिस फैक्ट may be explained those marvelous cures, however infrequent, were chronic deformed patients whose skin nevertheless was sound and clean। chronic deformity वाले पेशेंट, जैसे कैंसर के पेशेंट आ सकते, या फिर कोई भी इंटरनल डिफॉर्मिटी वाले पेशेंट, ओए हो गया, आर ए हो गया, अगर उस केसेस में स्किन एकदम क्लीन एंड साउंड है, तो ऐसे केसेस में हम मार्वेलियस क्योर पा सकते हैं। किस तरीके से? वेयर क्योर्ड क्विकली एंड परमानेंटली आफ्टर अ फ्यू बाथ्स whose medicinal constituents by chance were homeopathically related। तो हमने देखा होगा कि काफी पेशेंट उस नदी में नहा के, उस झरने में नहा के वो पेशेंट अच्छे हो गए। तो वो उसका कारण ये है कि उस दवाई की बात, जो उसकी होम्योपैथिकली इंडिकेटेड मेडिसिन थी, वो उस पानी में था, उसकी वजह से। और उसकी स्किन भी काफी साउंड एंड क्लीन थी, तो उससे वो पेशेंट सही हो गए। ऑन द पुराने जमाने में जब
टेम्पल्स के आजू बाजू में एक ऐसा तालाब जैसा रहता था, सरोवर जैसा, और वो उसको हॉली वाटर बोलते थे। उसमें पेशेंट जो भी बीमार पड़ते थे उनको वहां नहाना होता था, क्योंकि वो पापी हो गए इसलिए वो बीमार हो गए, और उसको वहां पर नहाना होता था, और इससे पेशेंट को ट्रीट करने की तरकीब थी। जब कुछ नहीं था, मेडिसिनल कोई संशोधन नहीं हुआ था, कुछ नहीं था, डॉक्टर भी नहीं थे, तो जो टेम्पल के पादरी या फिर जो भी साधु वगैरह थे, वो इस तरीके से उनको ट्रीट करने की कोशिश करते थे। ये हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन से आप पता कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, द मिनरल बाथ्स वेरी ऑफन ब्रॉट ऑन इंक्रीज्ड इंजरी विथ पेशेंट्स। दूसरी तरफ जो मिनरल बाथ है, जो पेशेंट को काफी इंजरी के साथ होता है, वो इरप्शंस ऑन द स्किन वेर सप्रेस्ड। जिसकी स्किन इरप्शन थे और उसको मिनरल बाथ दिया, तो ये इंजरी इंक्रीज कर देती है और उसकी इरप्शन सप्रेस्ड हो जाते हैं। आफ्टर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ वेलबींग, कुछ टाइम वो अच्छा जाता है, और उसके बाद द लाइट प्रिंसिपल अलाउड द इनर अनक्योर्ड मेलेडी टू अपीयर एल्सवेयर। तो कोई बोलेगा कि भाई सप्रेशन कहाँ लिखा है? ये लिखा है हनुमान सर ने सप्रेशन कि कुछ टाइम पीरियड अच्छा हो जाता है, चाहे 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल। अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन देर इज अ डिफरेंट टाइम लैप्स, जिसके बाद वो पेशेंट काफी बुरी तरीके से इंटरनल डिजीजेस के साथ वो आता है, और ऐसे ऑर्गन अफेक्ट होते हैं जो लाइफ एंड हेल्थ के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते। तो दूसरी जगह आ जाती है जहां पर लाइफ एंड हेल्थ के इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, वहां पर अनक्योर्ड बीमारी वो दिखती है। जो पहले स्किन पर थी, वही बात अब, वही बीमारी के लक्षण अब इंटरनली डेवलप हो जाते। तो आज के सेशन को हम यहाँ स्थगित रखते हैं। कल फिर से आगे की जर्नी की ओर बढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।